नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछते हैं। और चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ। और खबर ऐसी है कि जिसका इम्पैक्ट बुलियन मार्केट पर आगे दिख सकता है। और खबर यह है कि भले ही फेड ने इस बात के संकेत दिए हों कि इस साल अमेरिका में ब्याज दरें 3 बार बढ़ सकती हैं, इस बात के संकेत फेड की तरफ से मिले, लेकिन बहुत सारी एजेंसियां ऐसी हैं जिनका मानना है कि 3 नहीं बल्कि 4 बार दरें बढ़ सकती हैं। और आप देखिए कि गोल्डमैन, जेपी मॉर्गन, डॉयश बैंक, इन तमाम बड़े बैंक और हाउसेस ने ये कहा है कि 4 बार तक दरें अमेरिका में 2022 में मतलब इस साल बढ़ सकती हैं। तो इसका क्या मतलब होगा? क्या अगर 4 बार दरें बढ़ती हैं तो गोल्ड ज्यादा यहां से गिरेगा? इसी पर हम पहले बात करेंगे। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा नवनीत दमानी जी, कि आप जरा बताएं कि 3 बार की उम्मीद में तो गोल्ड का मार्केट दबाव में था ही पहले से, अब ये जो 4 बार की संभावना जताई जा रही है दरें बढ़ने की, इसका कुछ और इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हम प्राइस पर देख पाएंगे? वेल, गुड इवनिंग मृत्युंजय। जैसे कि आपने बताया कि 3 बार का जो इम्पैक्ट है या 2 बार का जो इम्पैक्ट है वो काफी हद तक गोल्ड प्राइस में ऑलरेडी फैक्टरिंग हो गया है और करीब करीब $1800 तक गोल्ड करेक्ट होके आ चुका है, 1850 पौने 1900 जाकर। मेरे हिसाब से अगर मोर देन 3 रेट हाइक होती तो एक नया दबाव का माहौल गोल्ड प्राइस में बनना चाहिए। बट फिलहाल के लिए ये सिर्फ हम सेंट्रल बैंक की तरफ से नहीं बट दूसरे बैंक जो कि इस गोल्ड ट्रेड में है उनकी तरफ से सुन रहे हैं। तो जब तक क्लैरिटी सेंट्रल बैंक की तरफ से नहीं आती है, मैं कोई भी तरह का कमेंट को ऐसा तवज्जो नहीं दूंगा। और मुझे लगता है कि 3 रेट हाइक पॉसिबिलिटी भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है इस साल के लिए, 2 को ही दिमाग में रख के चलना चाहिए। तो गोल्ड का मार्केट कुछ हद तक इसको प्राइस इन ऑलरेडी कर चुका है। यहाँ से बहुत मेजर डाउनसाइड फिलहाल के लिए नजर नहीं आता है अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर सरप्राइज आ जाए। तो मेरे हिसाब से 1770 1790 के जो घर है वो गोल्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जब तक वो क्रिटिकली नहीं टूटते तब तक प्राइसेस में स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने मिल सकती है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से अब बहुत ज्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है अनटिल की कुछ और बड़ी बात फेड ना कह दे। अलग अलग एजेंसियां तो कहती रहती हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसका कोई इम्पैक्ट बहुत ज्यादा मार्केट के ऊपर और निगेटिव प्राइस के तौर पर दिखेगा नहीं। लेकिन राजीव जी, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं गोल्ड में, मैं अभी दो खबर का जिक्र करूंगा। एक तो अभी हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, एक और खबर है, उसका इम्पैक्ट भी अलग से हमको मार्केट के ऊपर देखना होगा। लेकिन आप ये बताएं कि क्या ब्याज दरें बढ़ने की खबर को मार्केट पूरी तरह से डिस्काउंट कर चुका है या कुछ कसर बाकी है और उसका इंतजार करना चाहिए ट्रेडर को? मृत्युंजय जी नमस्कार। देखिए, काफी हद तक बाजार ब्याज दर की जो बढ़ने की खबर है उसको काफी हद तक डिस्काउंट कर चुका है। अभी जो आपने खबर बताई कि 3 बार नहीं ब्याज दर 4 बार बढ़ेंगे, तो ये कि बाजार के लिए आई थिंक ये थोड़ी सी नई खबर होगी। बट साथ साथ फेड ने एक और जिक्र किया था कि फेड जो ब्याज दर बढ़ाएगा वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बढ़ाएगा। जब तक उनका इन्फ्लेशन 2% के आसपास नहीं आता 6% से, अगर वो जो इन्फ्लेशन है 3 ब्याज दर बढ़ने के बाद ही 2% के पास आ गया, जिसके आने की संभावनाएं काफी कम लग रही हैं, तो शायद फेड आगे ब्याज दर ना बढ़ाए। बट अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं आता है मृत्युंजय जी, तो इन्फ्लेशन जो बनता है वो कमोडिटीज के प्राइसेस से ही बढ़ता है। और अल्टीमेटली देखिए, इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए आई थिंक गोल्ड एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट भी रहा है। और अगर ब्याज दर अगर बढ़ते हैं जैसा कि संकेत आ रहा है फेड की तरफ से, तो इसका नकारात्मक असर जो होगा अल्टीमेटली इकोनॉमीज पर होगा। क्योंकि जब ब्याज दर बढ़ेंगी तो जो इन्वेस्टमेंट्स होने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, उनकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, और उनकी कॉस्टिंग बढ़ेगी तो इकोनॉमी में आई थिंक उसका नेगेटिव असर भी होगा। और अगर इकोनॉमीज पे उसका ज्यादा नेगेटिव असर रहा तो आई थिंक वो भी इनडायरेक्टली गोल्ड के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो थोड़ा सिचुएशन को देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में गोल्ड के प्राइसेस जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ती हैं उस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अभी तक की तो न्यूज मार्केट ने डाइजेस्ट कर ली है कि ब्याज दर बढ़नी है। अब डिपेंड करेगा कि क्या गोल्ड $1770 को सस्टेन करेगा या नहीं करेगा।
ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये सब बातें तो अभी चलती रहेंगी मार्केट में जब तक दरें बढ़ नहीं जाती हैं, तब तक जब तक कुछ और खबर नहीं आती है। ये स्पेकुलेशन भी मार्केट में चलता ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सचिन जी, इन सब के बीच अगर आज किसी को ट्रेड लेना हो गोल्ड में बिल्कुल इंट्राडे के लिए, तो क्या ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी आज इंटरडे प्रोस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो देखिए अभी वीकनेस जो है वो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही नजर आ रही है। हमें लगता है कि एक बार सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पर रख सकता है। 47,600 के लेवल्स बेस्ट रहेंगे सेल पोजीशंस बनाने के हिसाब से। तो 47,600 के आसपास अगर गोल्ड आता है तो वहां से एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। 47,800 का एक स्टॉप लॉस रखना रहेगा। और डाउन साइड में हमें लगता है कि एक बार 47,200 47,100 तक के लेवल्स इंट्राडे में या फिर 1 से 2 दिन के ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर, और इस पर आप नजर रखिए बनाकर। ठीक है, लेकिन गोल्ड को प्रभावित करने वाली एक खबर और है, और वो खबर है करेंसी रुपया। और आज डॉलर के मुकाबले रुपया 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है। डॉलर स्ट्रांग हुआ, उसका इंपैक्ट हमने रुपये के ऊपर देखा है, और आज डॉलर के मुकाबले रुपया 74 के भी नीचे आ गया। तो नवनीत जी, अब जरा आप बताएं कि ये दोनों खबरें, जो अभी हम ब्याज दरों की बात कर रहे हैं या फिर रुपये की बात कर रहे हैं, ये दोनों खबरें गोल्ड पर दबाव बढ़ाने वाली खबर है। तो क्या रुपए में मजबूती का अभी कुछ और इम्पैक्ट दिखना बाकी रह गया है क्या गोल्ड प्राइस के ऊपर? मृत्युंजय, करेंसी अगर हम देखें तो 74 रुपए 90 पैसे 7380 7390 के आसपास चल रहा है। बट डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें सामने, तो डॉलर इंडेक्स करीब करीब 96 लेवल्स के आसपास चल रहा है, जो कि करीब 6 महीने के हाईएस्ट लेवल के आसपास है। तो मेरे हिसाब से इंडियन रुपी काफी रेजिलियंट रहा है, और आरबीआई का इंटरवेंशन बहुत स्ट्रांग रहा है, जहाँ पे उन्होंने फॉरेक्स रिजर्व्स भी बढ़ाया है। साथ ही साथ में जो इनफ्लोज है करेंसीज के अंदर हमारे देश के अंदर, वो भी बहुत स्ट्रांग आंकड़े हैं 2021 के। तो इसका इन टोटलिटी देखा जाए तो बहुत अच्छा सपोर्ट करता हुआ नजर आया आरबीआई रुपी को। और यहाँ से इंक्रीमेंटल डाउनसाइड कितना होगा वो कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज टेक्निकल पैरामीटर्स में भी करीब करीब दिसंबर महीने में हमने 2 रुपए का डेप्रिसिएशन देखा फ्रॉम 74 अप टू 76 हाफ। फिलहाल 74 के आसपास चल रहा है। यहाँ से 20-30 पैसे की और ज्यादा गुंजाइश हो सकती है, बट बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद ना करे रुपी में। आरबीआई भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उम्मीद से इसको ज्यादा तेज नहीं करेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी और वहां पर रिवर्सल का रुख शुरू हो जाना चाहिए। डॉलर इंडेक्स भी काफी स्ट्रांग लग रहा है, 96 लेवल के आसपास होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी जो आज की बैठक है फेड की उसमें से अगर मिलती है, तो मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स में करीब करीब आधा से 1% की बढ़त यहाँ से भी इमीडिएट बेसिस पे देखने मिल सकती है। ठीक है, तो ये व्यू आपका रूपी के ऊपर है कि रूपी में अभी क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्रूड की और कच्चा तेल। आज देखिए कि ठीक ठाक तेजी आ गई है, और इस वक्त एमसीएक्स पर क्रूड में करीब करीब 1.25% की मजबूती है। 5,870 के करीब है एमसीएक्स पर कच्चा तेल। तो क्रूड में राजीव जी, क्या, पहले तो ये सवाल आपसे कि ये तेजी क्यों है, और दूसरा ये कि ये तेजी कितनी टिकाऊ है, करना क्या चाहिए? मृत्युंजय जी, देखिए क्रूड ऑयल में जो तेजी रही पीछे, उसके पीछे जो अहम कारण थे कि इसकी सप्लाईज में थोड़े कंस्ट्रेन आए थे। हालांकि वो सप्लाईज अब थोड़ी बहाल भी हुई है, बट कच्चा तेल उन सप्लाईज के रहते हुए भी नीचे ज्यादा टूटने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है 5800 का जो एक स्तर है काफी अहम सपोर्ट की तरह अभी काम कर रहा है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, मैं शॉर्ट टर्म नजरिए में बात कर रहा हूँ मृत्युंजय जी, 2-3 दिन के लिए, तब तक मुझे लगता है मृत्युंजय जी इसमें बाय का ही ट्रेड बनेगा। और हमें लगता है कि बाजार जो है 5900-5950 दो स्तर तक ऊपर में छू सकता है। तो जब भी थोड़ा करेक्शन आए अराउंड 5830 के आसपास आए, तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 5790 5770 दो स्टॉप लॉस मेंटेन किए जा सकते हैं। अपसाइड में टारगेट रहेगा 5900-5950 का। अच्छा नवनीत जी, आप जरा बताएं कि क्रूड का मार्केट इतना खुश क्यों हो रहा है? ओमिक्रॉन का खतरा बना हुआ है, दुनिया भर में मामले बढ़ रहे हैं, डिमांड भी घटने की आशंका बीच बीच में जताई जा रही है, फिर भी कच्चे तेल का मार्केट गिरने को तैयार नहीं है, क्यों? यही तो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है कि एक तरफ करीब करीब 6-6.5 हजार फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि फ्लाइट कैंसिलेशन के साथ साथ ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। लोगों में केसेस जो है वो
वो काफी बढ़ गए हैं। इंडिया में अगर हम देखें तो काफी जगह लॉकडाउन अनाउंसमेंट हो गए, बट ओपेक की तरफ से जो 4 लाख बैरल्स का प्रोडक्शन कट डाउन है उसमें भी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटल गेन नहीं है। वो जो न्यूज है वो काफी पुरानी है, उसके बाद भी हमने कुछ खास हलचल वहां से नहीं आती होती। तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा ओवर हीटेड है, ओवर रिएक्ट कर रहा है, और जो $80 के आसपास हम क्रूड देख रहे हैं वो थोड़े से एग्जैजरेटेड या एक्सप्लोटेड लेवल्स है। मेरे हिसाब से यहाँ से इंक्रीमेंटल गेन्स के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर चाहिए, जो फिलहाल अभी बाजार में नहीं है। अनलेस अनटिल अगले 2-4 दिनों में कुछ ट्रिगर आ जाए तब तो और बात अलग है, नहीं तो ये लेवल्स पे बाजार को होल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवनीत जी आपका जुड़ने के लिए और बुलियन और क्रूड पर अपनी बात रखने के लिए। सचिन जी, आज आपके हिसाब से ट्रेड क्या बनता है कच्चे तेल में? मृत्युंजय जी देखिए, 2 दिन की गिरावट के बाद में आज क्रूड के अंदर वापस से एक तेजी का रुख नजर आ रहा है और हमें लगता है इंट्राडे प्रोस्पेक्ट से अभी ये तेजी जो है वो अपसाइड में और कंटिन्यू हो सकती है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर रिकमेंड करेंगे। अराउंड 5840 के आसपास अगर प्राइस मिलते हैं तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस रहेगा 5780 का, और हायर साइड हमें लगता है एक बार 5940 5950 तक के टारगेट्स जो है वो इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपकी क्रूड पर। अब हम ये तो बात हो गई नॉन एग्री मार्केट की, बुलियन की और क्रूड की। अब हम बात करने जा रहे हैं एग्री मार्केट की, और एग्री मार्केट में भी कुछ काउंटर ऐसे हैं जहां पर ठीक ठाक एक्शन दिखा है। मसलन आज आप देख लीजिए ग्वार में तेजी रही है। इसके अलावा जीरा वायदा करीब करीब 135 रुपए ऊपर बंद हुआ है। ग्वार सीड और ग्वारगम में तेजी रही है। टर्मरिक के दाम बढ़े हैं। तो पूरा इस मार्केट को समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ अमित खरे हैं, गंगानगर कमोडिटी के जुड़ रहे हैं टेक्निकल एनालिस्ट। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। एक एक करके मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पहले तो आप ये बताएं कि ग्वार में क्या हो रहा है। ग्वार में आज हमने शुरुआती कारोबार में कुछ दबाव देखा, उसके बाद रिकवरी आई, फाइनली मार्केट तेजी के साथ बंद हुआ। क्या ये तेजी का रुझान मार्केट में अभी कंटिन्यू रहेगा क्या, ग्वार सीड में और ग्वारगम में? जी मृत्युंजय भाई, थैंक यू। ग्वार सीड ग्वारगम के लिए अपन बात कर लेते हैं। तो जैसे लास्ट अपना जो सेशन हुआ था उस टाइम पे 5900 और 5850 के आसपास अपन ने बाय का ट्रेड ग्वार में रिकमेंड किया था जनवरी, और आज भाव लगभग 64 के आसपास है। सेम गम में भी 10,500 के आसपास अपन ने ट्रेड लिया था बाय का, और अभी 11,500 के आसपास भाव है जनवरी। तो फ्रेश ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो इसका जो टेक्निकल चार्ट मैं देख रहा हूं उसमें एक ट्रायंगल पैटर्न का एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है टेक्निकली ग्वार सीड ग्वारगम दोनों के कीमतों में। तो फ्रेश ट्रेड के लिए फरवरी वाला जो ग्वार सीड है वो आज 6400 के आसपास बंद हुआ। इसमें 6350 के आसपास ट्रेडर्स को फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। मेरे को लगता है ये 2-4 दिन में, 5 दिन में ग्वार सीड वापस फिर से 6600 6700 तक के भाव टेस्ट कर सकता है। इसके लिए ट्रेडर्स को 6200 रुपए के नीचे का एक एसएल मेंटेन करना चाहिए। ग्वारगम में मेरे को लगता है 11400 11450 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो इसमें भी बाय का ट्रेड लिया जाना चाहिए। टारगेट जो रहेगा 2-4 दिन का 12200 के आसपास का रहेगा, और 10,900 के नीचे का ट्रेडर्स को इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। आज इसके एक्सपोर्ट के डेटा भी ग्वार सीड ग्वारगम के आए हैं, जो कि लगभग पिछले मंथ की तुलना में 47-48% एक्स्ट्रा बढ़ के आए हैं। तो ओवरऑल टेक्निकल फंडामेंटल स्ट्रक्चर इसका बहुत बढ़िया है। तो 7,000 के ऊपर जाएगा क्या ग्वार सीड? ग्वार सीड 7,000 के ऊपर जाएगा क्या ग्वार सीड? तो जो फर्स्ट लेवल अपना जो है वो 6,800 तक के आसपास का है। वो भाव मेरे को लगता है ये फरवरी वायदा मंथ टेस्ट कर लेना चाहिए 6,800। जी ठीक है, 6,800 तक आप कह रहे हैं कि ग्वार का भाव चला जाना चाहिए। राजीव जी, फंडामेंटली, ये तो टेक्निकल एनालिसिस है अमित जी का, फंडामेंटली आपको ग्वार का मार्केट कैसा लग रहा है? क्योंकि एक तो एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की बात हो रही है, उत्पादन तो ऑलरेडी कम है ही, तो क्या इसको मतलब एक मजबूत फंडामेंटल, तो हमने पहले से कहा है कि ग्वार के फंडामेंटल मजबूत हैं, क्या अभी कुछ और आपको मजबूती दिख रही है फंडामेंटली, या फंडामेंटली मार्केट उसको डिस्काउंट कर चुका है? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि फंडामेंटली बाजार जो है अभी और स्ट्रांग हो सकता है। यहाँ से करीबन 5 से 10% की तेजी और ग्वार सीड में आ सकती है। मतलब वापस बाजार जो है पिछले हाई के आसपास जा सकते हैं, जो कि 7,000 के भाव थे। तो बाजार वहां तक जाने का पोटेंशियल रखता है। जैसा कि खरे साहब ने बताया कि एक्सपोर्ट के नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, और थोड़ा
फसल को भी लेके ऐसा अनुमान जताया गया कि फसल भी थोड़ी कम होने की उम्मीद है। और ऊपर से मृत्युंजय जी, ऑयल के दाम भी धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं। अभी हम जिक्र ही कर रहे थे कि ऑयल के दाम इतनी नेगेटिव न्यूज होने के बावजूद भी घट नहीं रहे हैं। तो वो सब सब चीजों को कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली ग्वार के लिए बुलिश है। मुझे लगता है ग्वार सीड के भाव में अभी भी 5 से 10% की और अपसाइड गुंजाइश है। ठीक है, ओके। तो आप कह रहे हैं कि फंडामेंटली भी ग्वार का मार्केट अभी मजबूत है, इस पर आप नजर रखें। अच्छा सचिन जी, पूरा स्पाइसेस का जो काउंटर है वो अभी आपको कैसा दिख रहा है? टर्मरिक, जीरा, कोरिएंडर। मृत्युंजय जी, पूरे स्पाइसेस काउंटर की अगर बात करें तो अच्छी खासी तेजी अपने पिछले कुछ दिनों में आती हुई देखी है और अभी भी जो है वो तेजी हमें यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। अगर कमोडिटी स्पेसिफिक हम बात करें तो हमें लगता है कि कोरिएंडर एक अच्छा काउंटर यहाँ पे हो सकता है, जिसके अंदर एक और अपवर्ड मोमेंटम्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो कोरिएंडर के अंदर जो है हम यहाँ पर बाइंग की रणनीति हमें लगता है कि यहाँ पर ले सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं अराउंड 9800 9700 के आसपास। इनकेस कोई भी डिप मिलता है तो वहां से एक बार बाय इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 9500 का रहेगा और हायर साइड में हमें लगता है कि एक बार 10 300 10 400 तक के टारगेट जो है वो कोरिएंडर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपका टेक्निकल चार्ट क्या कहता है अमित खरे जी, ओवरऑल मसालों को लेकर? नितिन भाई, धनिया में मेरे को लगता है कि अप्रैल वाला जो धनिया अभी चल रहा है वो 10,200 जो कि इसका मौजूदा भाव है, यहाँ पे ट्रेडर्स को फ्रेश बाय का ट्रेड लेना चाहिए। और 2-3 दिन में मेरे को लगता है धनिया 10,900 या 11,000 का भाव टेस्ट कर सकता है और वापस इसमें 9,800 के नीचे का एक एसएल मेंटेन करना चाहिए। जीरे की अगर मैं बात करूं तो मार्च वाला जीरा 18,000 के आसपास ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए और 2-4 दिन में मेरे को लगता है 18,600 और 19,000 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। 17,600 का मेरा एक स्टॉप लॉस है। पोजिशनल बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगता है। आगे फ्यूचर में लंबे समय में इसमें 20,000 से लेकर 20,500 तक के लेवल भी आगे देखने को मिल सकते हैं। टीएमसी में बाय का ट्रेड में इग्नोर कराऊंगा क्योंकि टीएमसी मेरे को लगता है, जैसे मेरे काफी किसानों से बात हुई है, इस बार फसल काफी अच्छी है हल्दी की, तो मैं टीएमसी के लिए रिकमेंड करूंगा कि 10,700 11,000 के आसपास ट्रेडर्स को इसमें मुनाफा वसूली करनी चाहिए। जी मृत्युंजय भाई। ओके, तो ये राय आपकी हो गई। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और बताने के लिए कि एग्री मार्केट में कहां पर एक्शन आगे दिख सकता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है महेश का, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए महेश जी। महेश जी, आपको आवाज आ रही है? टीवी का वॉल्यूम कम करें। अच्छा, कॉटन पर ये पूछना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है। कॉटन पर क्या व्यू है सचिन जी आपका? तो कॉटन पर व्यू जो है अभी भी पॉजिटिव साइड का है। फंडामेंटल्स कंटिन्यूसली सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो हायर लेवल से थोड़ा सा एक प्रेशर देखने को मिला था पिछले कुछ दिनों में, बट अगेन आज प्राइसेस जो है वापस से जंप करते हुए नजर आए हैं। तो हमें लगता है कि बेस्ट लेवल है यहाँ पर बाय पोजीशन इनिशिएट करने के लिए। तो कॉटन में 35,300 के आसपास से एक बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमें लगता है एक बार 34,700 के आसपास का लेना चाहिए और हायर साइड टारगेट यहाँ पर जो है वो 35,800 और 36,300 तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी, इस पर आप नजर रखिए कि मार्केट में आगे आपको करना क्या है। चलिए अगला सवाल है नीरज का। पूछिए नीरज जी। सर, हमने क्रूड ऑयल माइनस किया है 5640 से। हेलो, 5640 पे आपने माइनस किया है, ठीक है। क्या करना तो सचिन जी, क्या करना चाहिए इनको अभी? सर काफी लोअर लेवल से इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर रखी है। ऑल्दो अगर मैं लगता है कि थोड़ा सा भी और वेट कर सकते हैं तो हायर साइड में 5985 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करके रखिए, बिकॉज अप साइड जो है वो काफी ज्यादा
नहीं, ऊपर में नहीं लग रही है, कहीं ना कहीं कैप लग रही है अपसाइड। तो 59, 59, 30 या 40 तक के लेवल्स हमें एक्सपेक्टेड है। वहां से मार्केट एक बार रिवर्स कर सकता है, तो 59.85 के स्टॉप लॉस के साथ में वेट कर सकते हैं। और इन केस अगर ये फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहे यानी एवरेज करना चाहे तो 5900 के आसपास अगर मार्केट आता है तो अगेन वहां से एक बार शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलाश चंद्र मोदी का है सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर लेड पे करंट रेट पे शॉर्ट पोजीशन बनती है या नमस्कार, लॉन्ग पोजीशन बनती है? किसमें, कौन सी कमोडिटी? लेड पे सर, लेड पे शॉर्ट या लॉन्ग करंट रेट पे? लेड। ओके, राजीव जी बताइए, बताइए लेड में क्या करना चाहिए, शॉर्ट या लॉन्ग, खरीदारी या बिकवाली? मृत्युंजय जी लेड में देखिए पिछले 10 दिनों से एक बहुत ही सीमित दायरे में व्यापार होता हुआ देख रहे हैं हम। 188 ऊपर में और नीचे में 184 रुपए। अगर 184 रुपए के स्तर को बाजार नीचे में ब्रेक करता है लेड का, तो इसमें बिकवाली कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि बाजार 180 रुपए से 181 रुपए तक नीचे में गिर सकता है और 186 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय है आपकी, इस पर भी आप नजर रखिए कि आगे इसमें क्या ट्रेंड दिखेगा और उस हिसाब से आप अपनी ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं। कैस्टर का मार्केट, सचिन गुप्ता जी आपको कैसा लग रहा है? आज मार्केट तेजी के साथ बंद हुआ है, क्या रुझान, क्या रुख आगे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैस्टर में? कैस्टर के अंदर सर अपसाइड मोमेंटम हमें लग रहा है। जिस तरीके से 2 दिन से मार्केट में वापस से एक तेजी का माहौल बना है, कहीं ना कहीं एक हर्डल है एट प्रेजेंट अराउंड 6060 के आसपास में। ये फर्दर लेवल जैसे ब्रेक होते हैं हमें लगता है एक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलेगा और प्राइसेस 6100 और 6150 तक के इमीडिएट लेवल्स जो है वो टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर बाय की सलाह रहेगी। अराउंड 6060 के लेवल्स के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो बाय पोजीशन इनिशिएट कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 6150। डाउन साइड में जो है वो 6000 का एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा। ओके, तो ये राय आपकी कैस्टर के ऊपर है। इस बीच महावीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा से। पूछिए महावीर जी। नमस्ते सर। मैं सर कॉपर पे जानना चाह रहा हूँ सर। कॉपर 738 पे मेरे 4 प्लॉट सेल हैं जी कॉपर के, क्या करना चाहिए जी? 738 पर आपने सेल किया है। ओके, बताइए राजीव जी क्या करना चाहिए इनको? अभी 738 पर सेल किया है, रुके या निकल जाएं? मृत्युंजय जी थोड़ा वेट कर सकते हैं। लेड थोड़ा कमजोरी तो दिखा रहा है बाकी बेस मेटल्स के कंपैरिजन में, बट ऐसा लगता है 730 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो एडवाइस ये रहेगी 732-33 के आसपास अपनी शॉर्ट पोजीशन में से एग्जिट कर लें, क्योंकि 730 रुपए अभी तक एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट किया है और वहां से एक रिकवरी आ सकती है। ठीक है। अच्छा, इस बीच कॉटन को लेकर चूंकि लगातार खबरें आ रही हैं, जिस तरह से कॉटन के दाम बढ़े हैं, एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। एमसीएक्स ने 3% का अतिरिक्त मार्जिन भी लगाया है। अभी अभी एमसीएक्स ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है और उसमें यह कहा है कि कुछ वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स की तरफ से इरेशनल डिमांड, मतलब अतार्किक डिमांड जो कि सही नहीं है, किया जा रहा है कि कॉटन वायदा को रोक दिया जाए, जबकि मार्केट में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया है। मैं आपको मोटा मोटी बताता हूं कि क्या क्या बातें एमसीएक्स ने यहां पर कही हैं। तो एमसीएक्स ने मिथ और रियलिटी ये अलग अलग जिक्र किया है अपनी रिलीज में। और मिथ उन्होंने कहा है कि मिथ ये है कि एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी जो है वो एक्सेसिव स्पेकुलेशन के जरिए मार्केट का प्राइस तय हो रहा है, ये मिथ है। फैक्ट ये है कि चूंकि ये कंपल्सरी डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है, फंडामेंटल के आधार पर चलता है, तो इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम बढ़े हैं, फंडामेंटली मार्केट मजबूत है, तेजी का मार्केट है फंडामेंटली। तो फंडामेंटल के आधार पर मार्केट में प्राइस ऊपर जा रहे हैं, ना कि किसी सट्टेबाजी की वजह से, जिसके बिना पर ये डिमांड की जा रही है कि कॉटन का जो वायदा कारोबार है उसको रोक दिया जाए। ये औतार्किक गलत डिमांड है। ये बात एमसीएक्स ने पहली बार आधिकारिक तौर पर कॉटन को लेकर जो भी चर्चा, जो बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर ऑफिशियल अभी एक रिलीज जारी किया है। इस पर हम आगे और विस्तार से बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, सचिन जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में आज कमोडिटी मार्केट पर बात करने के लिए।